तो चलिए आज चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ की बात करते हैं। अब हेनरी लॉ कहाँ दिया गया था? जब आप फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेशर के इफेक्ट को सबसे पहले हेनरी ने बताया था। क्या कहा था हेनरी ने? देखिए हमारे पास एक बीकर है जिसमें कुछ आपको रेड कलर की डॉट्स दिखाई दे रही है। हम इनको एज्यूम करते हैं कि ये गैसेज है और यहाँ कोई भी गैस है वो सोल्यूबल है इस लिक्विड के अंदर, और कुछ गैसेस के पार्टिकल आपको ऊपर भी दिख रहे हैं जो कि डिजोल्व के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो हेनरी कहते हैं कि ये जो गैस है आपकी, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगी गैस उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो P है और सोल्यूबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें और मैं इसे कह देता हूँ कि x इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये इक्विलिब्रियम पर इस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, दैट मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज soluble in this liquid. तो at a constant temperature solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas over the liquid at equilibrium. अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें, P आपका पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, XB हमने बात करी है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपसे एग्ज़ाम के अंदर CBSE में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि KH किस पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए फर्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूनिट इक्वेशन क्या थी आपकी कि P इज इक्वल टू KH XB, क्योंकि XB तो आपका मोल फ्रैक्शन है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH की वो ही यूनिट होगी जो यूनिट किसकी ली जाती है, प्रेशर की ली जाती है। सेकंड, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, तो अलग अलग गैसेस जो होती हैं उनके लिए KH की वैल्यू भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपके पास गैस मान लीजिए A है और सॉल्वेंट P है, सॉल्वेंट Q है, सॉल्वेंट R है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी KH की वैल्यू P में A के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, Q सॉल्वेंट में A गैस के KH की वैल्यू अलग होगी, R सॉल्वेंट में A गैस के KH की वैल्यू अलग होती है। यानी एक ही गैस अगर आपके पास है लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग है जिनमें आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो KH की वैल्यू उस सेम गैस के लिए भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, अगर KH की वैल्यू बढ़ती है कब? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। सोल्यूबिलिटी गैसेस की हमेशा ही डिक्रीज होती है। तो KH की वैल्यू देखिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सोल्यूबिलिटी और KH की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू हाई है तो उसकी सोल्यूबिलिटी लो होगी, अगर KH की वैल्यू लो है तो सोल्यूबिलिटी हाई होगी। ये 2015 के अंदर CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गिवन टेम्परेचर पर दो गैसेस है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। हाइड्रोजन हाई सोल्यूबल है और जो हीलियम है उसकी सोल्यूबिलिटी लो है, तो आप बताइए KH की वैल्यू किस गैस के लिए ज़्यादा होगी? तो देखिए जहाँ सोल्यूबिलिटी हाई है वहाँ KH की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और जहाँ सोल्यूबिलिटी लो है वहाँ KH की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो देखिए अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है,
higher the value of KH, lower will be the solubility. As a result, increase in temperature, solubility of gases decreases. कि अगर KH की वैल्यू हाई है तो सोल्यूबिलिटी लोअर रहेगी, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की सोल्यूबिलिटी हाई है तो KH की वैल्यू क्या है, कम है। चलते हैं नेक्स्ट है अब हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। जब उन्हीं क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के अंदर हेनरी लॉ काम करता है और इसकी कुछ लिमिटेशन, जैसे पहली लिमिटेशन है कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जब बहुत हाई प्रेशर रखा जाता है तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए प्रेशर आपका हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर आपका बहुत कम नहीं होना चाहिए। सेकंड कि जो आपकी गैसेस है वो सोलवेंट के साथ केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, उसका किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और ना ही उस गैस का एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही उस गैस का डिसोसिएशन होना चाहिए। जैसे अमोनिया के केस में हम हेनरी लॉ को एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है जो कि फर्दर NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में के डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरह से जैसे HCl गैस है, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है और ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाती है एक्वा सॉल्यूशन में। तो इस तरह से अगर कोई गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रही है तो भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर उस गैस का एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल का या डिसोसिएशन हो रहा है तो भी वहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। बहुत शानदार एप्लीकेशन है इसकी। पहली एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल से देखिए, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल होती है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर के साथ उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे सोडा वगैरह या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो वहाँ पर हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उनकी बोतल में भरी जाती है ताकि उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए। और जब भी आप बोतल की कैप को ओपन करते हैं, ऊपर का इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है और गैस के अंदर बबल्स बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप एक पिक्चर देख रहे हैं और आपको ये समझ भी आ गया होगा कि पिक्चर क्या है। एक स्कूबा डाइवर्स है जो कि डीप इन सी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि साथ में एक सिलेंडर कैरी करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वो कंपैटिबिलिटी नहीं है कि हम वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाएँ, सांस ले सकें, तो हमें सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं वो नहीं भरी जाती हैं। पहले हम समझते हैं कि ऐसा किस लिए है कि अगर हमने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस भर ली तो उसमें 78% हमें पता है नाइट्रोजन होती है, लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। जब हम 1 atm प्रेशर की बात करते हैं यानी तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑलमोस्ट हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है और ना ही हमारे किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन का यूज होता है। तो हम ब्रीथ के साथ इनहेल करते हैं और वापस उसको एक्सहेल कर देते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है। लेकिन जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, जैसे स्कूबा डाइवर्स जाते हैं नीचे स्टडी वगैरह करने के लिए, तो अगर हमने नॉर्मल गैसियस मिक्सचर सिलेंडर में भर रखा है तो इसमें नाइट्रोजन गैस भी है और जब समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने से ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल होने लग जाती है। अब इसका हमारे बॉडी के अंदर यूज़ तो है नहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं वापस तो ये डिज़ोल्व्ड जो आपकी नाइट्रोजन है इसके बबल्स बन जाते हैं विच कोज पेनफुल सेंसेशन इन ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन के बबल बन जाएंगे जिसकी वजह से पेनफुल सेंसेशन होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये इस डिजीज़ को या इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, बैंड बोला जाता है इसको। अब इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए दूर करने के लिए जो भी ये सिलेंडर लिया जाता है इनमें कंप्रेस्ड एयर का एक मिक्सचर होता है जिसमें हीलियम
11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% होती है और ऑक्सीजन करीबन 32.1% होती है। ऐसा करने से हम नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। और इसके साथ साथ जब ये स्कूबा डाइवर्स वापस ऊपर आते हैं तो इनको एक कंप्रेस्ड चैम्बर में भी रखा जाता है, ताकि अचानक से जो डिजोल्ड नाइट्रोजन गैस है वो बबल्स उसके ना बने। कई बार हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बबल्स उसके अंदर बनते हैं, वैसे बबल्स हमारे शरीर में ना बन जाए, इसलिए उनको कंप्रेस्ड चैम्बर में भी रखा जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ग्राफ, अगर मैं सी लेवल की बात करूँ तो यहाँ प्रेशर जो 760 mmHg होता है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 160 mmHg होता है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जो प्रेशर है वो 250 mmHg है, और ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर की हम बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होकर के 53 mmHg रह जाता है। और सी लेवल पर कितना होता है? 160। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई तो हमारा ऑलमोस्ट जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगा, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दैट्स वाई वी आर अनेबल टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपरली। जब हम लंबे टाइम तक हाई एल्टीट्यूड पर रहेंगे तो, और इसे बोला जाता है एनोक्सिया। तो इस एनोक्सिया से बचने के लिए भी जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाया जाता है तो सिलेंडर साथ में कैरी किया जाता है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। और अगर इसके बाद हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, सीधा आपसे हेनरी का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। जो हेनरी कांस्टेंट है उसके करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन तो लास्ट 2-3 साल से हरियाणा बोर्ड के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उनमें पूछी ही गई है, बिल्कुल शॉर्ट में आप लिखें। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, हेनरी लॉ। थैंक यू। आगे हर एक चैप्टर के ऊपर 1 या 2 वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।